हेलो बच्चों, मेरा नाम शिवम है और आप मुझे देख रहे हैं उत्सव ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बेटा पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो क्लास 9th का हमारा 5th चैप्टर है। ठीक है, उसमें बेटा आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हमने इंट्रो का वीडियो देखा था और आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है वो है 5.1, जिसका नाम है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। क्या नाम है बेटा? व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा बेटा, तो हम बोल रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने होते हैं, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कैसे बनते हैं, ये सब है, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारा, देखो सबसे पहली चीज़ पहले ध्यान से सुन लो। ये जो हम जो जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रहे हैं, वो जितनी हमारी एनसीईआरटी में जो चीज़ें मेंशन है उसी तरीके से दे रहे हैं, उसी सलीके से दे रहे हैं और उतना ही दे रहे हैं। हमने आपसे पहले भी बोला था, कल भी बोला था कि कुछ भी छूटेगा नहीं और ज़्यादा जुड़ेगा नहीं, ठीक है। प्रयास रहता है कि ज़्यादा जुड़े ना एक्स्ट्रा, और वही उसी सिलसिले में हम उसी तरीके से बढ़ भी रहे हैं, ठीक है। कल का हमारा इंट्रो का वीडियो था जो बहुत शॉर्ट था, ठीक है, परसों का। कल तो संडे था, कल परसों जो आपको वीडियो मिला था वो बहुत शॉर्ट था, ठीक है। और आज का जो वीडियो बेटा व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने होते हैं, इसमें बेसिक से हम बात करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से। जो एनसीईआरटी हमारे मेंशन है, जो जो एग्जांपल उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आज हम फास्ट पढ़ेंगे। उसका रीज़न क्या है कि अगर जितना वो कंटेंट है, अगर इसको हम इस अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जितने एग्जांपल लेके आए हैं, अगर इस अकॉर्डिंग चलेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा हम आज फास्ट पढ़ाएंगे, ठीक। फास्ट मतलब सब समझ में आएगा, परेशान मत होइए, घबराइए नहीं। तो पहली चीज़ बेटा एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक एक्सपेरिमेंट है जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। आप जैसे ही आप ये जो हेडिंग पड़ी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है, जब जैसे ही आप इसको देखेंगे तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें अनियन, प्याज, ठीक है, प्याज के छिलके को उसमें बोला गया है कि पेन से काटना है। किससे निकलना है? चिमटी से, ठीक है। चिमटी की हेल्प से हम यहाँ से काट के निकालते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो है इसको देखिए यहाँ से निकालना है, ठीक है। बाकी की जो प्रोसेस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसमें बोला गया बेटा कि यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। बाकी आप साइड वाइड देख लीजिएगा कौन के क्या लिखा हो, ठीक है, वो अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम पूरा सिर्फ जो हमारे काम का उतना दे रहे हैं आपको, ठीक है। ध्यान से देखो, उसमें बोला गया कि इसको आप निकाल लीजिए, ठीक है। इसको निकालने के बाद एक, ठीक है, इसके बाद बेटा इसको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में, ठीक है, जैसे ये आप देख लीजिए हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, इसमें डालना है, ठीक है। और इसके साथ इसमें पानी डाल देना है ताकि क्या होगी, ये जो है सूखने ना पाए, ठीक है, सूखने ना पाए, या जो है ये ख़राब ना हो, ठीक है। कुल मिला के ये सूखने ना पाए, इसलिए इसको इसमें डालने के बाद पानी डाल दिया जाए। पानी भी डाल दिया गया। पानी डालने के बाद फिर जो बोला गया, इसको जो है कुछ टाइम बाद चिमटी से निकालना है। किससे निकालना है बेटा? इसी चिमटी से निकालना है, ठीक है। चिमटी से निकालना है, और चिमटी से निकालने के बाद आपको एक कांच की स्लाइड पे, ठीक है, कांच की स्लाइड बनानी है, जिसके ऊपर इसको रखना है। देखिए हमने यहाँ से उठा के इसको रखा है, ठीक है, इसको उठा के रखना है हमने। देखिए वहाँ वाच ग्लास से निकाल के इस पर रखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बेटा हमारे पास सेफ्रामाइन पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेफ्रामाइन की कुछ बूंदें डाल दी हैं, ठीक है। कुछ बूंदें डालने के बाद बेटा माइक्रोस्कोप तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप बहुत कॉस्टली आता है और अभी हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं है, ठीक है। आपको हमने कल भी दिखाया था कि माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या है, हमारा चश्मा। हमने बेटा अपने माइक्रोस्कोप से देखा, ध्यान से देखिए, तो इसमें दिखना क्या है, इसमें दिखेगा क्या? वही चीज़ दिखेगी बेटा जो उस दिन हमें क्या दिखी थी, हनीकॉम्ब में दिखी थी या कॉर्क सेल में दिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ दिख रही है। दिख क्या रही बेटा? आपको इतनी एग्जैक्ट नहीं दिखेगी, जब आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करेंगे वो माइक्रोस्कोप का आपके पास होगा तब दिखेगा, ठीक है। यहाँ से प्रयास कीजिए, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पे कुछ रूम्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये जो छोटे छोटे कमरों जैसा कंपार्टमेंट जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। यही बेटा क्या है, यही हमारी सेल है। हमारी एनसीईआरटी बेटा कुल मिला के इस एक्सपेरिमेंट में यही कहना चाहती थी कि ये जो प्याज है, इस प्याज का छिलका निकाल के, और छिलका निकालने के बाद इस पर जो है हमने इसको माइक्रोस्कोप से देखा है, तो उसमें बेटा क्या दिख रही है, छोटी छोटी बहुत सारी सेल दिख रही है, ठीक है, बहुत सारी सेल दिख रही है। इसका मतलब क्या है बेटा, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो प्याज है बेटा ये किससे बनी है? सेल से मिलकर बनी। किससे बनी है बेटा? सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और इसी चीज़ को, अब इसी एक्सपेरिमेंट को बेटा हमने प्याज की बड़ी और छोटी तमाम अलग अलग जो है
छिलकों से निकाल के एक्सपेरिमेंट किया। आपको बता दें जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट करे हैं सभी में सेम आ रहा है, सभी में सेम कमरे, सभी में सेम स्ट्रक्चर बनते हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ से हमें क्या मिलता है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से आखिर हमने जो NCERT ने इसमें मेंशन किया हो, आखिर इस एक्सपेरिमेंट से हमें मिलता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये टोटल हमें सिर्फ ये दिखा रहा है, अभी हम कुछ यहाँ पे नोट नहीं करें, आप सुनते जाइए। इस एक्सपेरिमेंट से जो टोटल हमें मिल रहा है वो बेटा यही मिल रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अभी हमने प्याज देखा, कल हमने कॉर्क की डेड सेल देखी थी, और आज हमने अभी देखी अभी तक प्याज देखा, और 2-3 चीज़ें और आपको दिखा रहा है, ठीक। तो प्याज में हमने बड़ा छोटा सब देख लिया, प्याज बड़े साइज का छोटे साइज का सब देख लिया। प्याज को देखा हमने, एप्पल को देखा काट के, ठीक है, प्याज को देखा, एप्पल को देखा, सभी को देखने के बाद हमने एक चीज़ लगी कि चाहे टमाटर हो, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, ठीक है, वो सब फाइनली क्या है, एक सेल से मिलके बनी है, ठीक है। किससे मिलके बनी बेटा, एक सेल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब हम मतलब क्या होता है कि ये अगर बोलें कि एक सेल से मिलके हमारा प्याज बना है, आलू बना है, टमाटर बना है, सेब बना है, तो ये क्या है कि अधूरा 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 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अधूरा नॉलेज है। इसको कंप्लीट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। हम मानते हैं ये हमारा क्या बेटा, ये एक प्लांट है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 1 सेकेंड बेटा, हमारे पास इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन आपने कभी बरगद का पेड़ देखा होगा, ठीक है। जो बरगद का पेड़ होता है बेटा कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसे ऊपर बना होता है और नीचे जो है ऐसे होता है, ठीक है, लाइक दिस। ये बरगद का पेड़ है, ठीक है। ये जो पेड़ है ना बेटा, ये पेड़ भी ऐसे ही सेल से मिलके बना। जब आप इसको काटेंगे, इसके किसी भी पार्ट को आप काटेंगे तो आप देखेंगे इसमें भी ढेर सारी सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा, सेल्स पाई जाती हैं। और ऐसे ही बेटा जब आप हमें, जैसे मैं आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ह्यूमन खड़ा हूँ, एक एनिमल, तो आप जब मुझे काटेंगे ना, मेरे किसी भी ऑर्गन को आप काटेंगे, और जब आप उस पर आप डीप स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोप से आप उसको देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ भी डिफरेंट टाइप्स की सेल्स मिलती हैं, ठीक है। यहाँ भी कुल मिला के वही कंडीशन, यहाँ भी कमरों जैसा, कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। तो बेटा इस टोटल जो एक्सपेरिमेंट्स हमें यहाँ पे कंक्लूजन निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि चाहे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो चाहे छोटा, ठीक है, चाहे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो चाहे छोटा, सभी फाइनली क्या होते हैं बेटा, एक सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। सभी फाइनली क्या होते हैं बेटा, एक सेल से मिलके बने होते हैं। पहले ये सेल सिंगल होती है, फिर यही सेल क्या होते हैं, ग्रुप में हो जाता है, ठीक है। और यही बाद में आगे चल के बेटा क्या होता है, एक पूरा जो है ऑर्गेनिज्म बना लेता है, चाहे वो, ठीक, चाहे वो पेड़ हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, जो भी हो, जितनी भी चीज़ें आप देखते हो फाइनली क्या होती है बेटा, एक सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कंक्लूजन था वो यही था एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ऑनियन वाला, ठीक है, आपके NCERT में बहुत अच्छा मेंशन है, इसको खूब मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें यही है, इसका कहने का मतलब यही है कि जब आपने सेफ्रामाइन को उस पर बूंद डाली तो आपको यहाँ पे स्लाइड में क्या दिखा बेटा, वहाँ पे सेल दिखी, क्या दिखी, सेल दिखी, बहुत सारे कंपार्टमेंट दिखी, उन कंपार्टमेंट्स का मतलब है कि सेल है। तो एक छोटी सेल दिखी और छोटी सेल ढेर सारी मिली, तो क्या बेटा एक क्या बना, एक अनियन बना, या फिर एक ह्यूमन बना, एक प्लांट बना, ठीक है, एनिमल बना या प्लांट बना। तो कुल मिला के आज का जो बेटा इसका कंक्लूजन था वो यही था कि आपने प्याज में देखा तो आपको क्या दिखा बेटा, सेल दिखी, ठीक। अब बेटा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। हमने बेटा कल आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था बेटा, हमने आपको रॉबर्ट हुक बताया था कि 1665 में बेटा रॉबर्ट हुक ने क्या हुआ, सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। सेल की डिस्कवरी कॉर्क की डेड स्लाइड से उन्होंने देखा था, ठीक है। और उसके बाद जो है सेल शब्द आया चलन में, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो उसके बाद बेटा सिर्फ इतनी कह दीजिए, क्या यही सर, क्या यही इन्फॉर्मेशन पूरी है, नहीं बेटा, वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं, वो अधूरी है, अब इसको हम आज पूरी कर रहे हैं, ठीक है। हम दूसरी चीज़ बेटा लिख रहे हैं यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ सेल। क्या लिख रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। बेटा ध्यान से देखिएगा, हमने कल आपको बताया था ईयर 1665 में, ठीक है, रॉबर्ट हुक ईयर 1665 में, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बेटा, क्या देखा था, पहली जो है सेल देखी थी, ठीक है, पहली सेल देखी थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने पहली सेल देखी थी, जो कहाँ से देखी थी बेटा, डेड कॉर्क सेल से, ठीक है बेटा, आपको याद रहना चाहिए, रॉबर्ट हुक ने पहले देखा था 1665 में, ठीक है। अब बेटा यही जो है आगे चल के जो है 1665 के बाद 1674, ठीक है, ईयर
1674। आपको याद होगा जब हमने आपको बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी बताया था तो हमने आपको एक साइंटिस्ट का नाम बताया था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था बेटा? फर्स्ट लिविंग सेल, डिस्क्राइब फर्स्ट लिविंग सेल इन पोन्ड वाटर। अभी बेटा मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। पोन्ड वाटर, ठीक है बेटा। इसके बाद जो है क्या हुआ, इतना करने के बाद एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। दो साइंटिस्ट मैं पहले नाम लिख दे रहा हूँ तब आपको समझा रहा हूँ। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पुरकिंजे, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन और पुरकिंजे, ठीक है बेटा। 1831 और 1839, 1831 1839, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ध्यान लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल की न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। किसकी बेटा? न्यूक्लियस की। पुरकिंजे ने बेटा सेल के प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। आप घबराइए नहीं, मैं सब समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बेटा, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1838 और 1839 में, ठीक है। 1838 में क्या आई बेटा? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी आई बेटा। कौन देने वाले थे इसको? स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक बेटा, स्लाइडेन एंड स्वान। 1838 एंड 1839, ठीक है। 1838 1839 बेटा। जितनी भी चीज़ें बता रहे ध्यान से देखते जाइए, बहुत हम इसको अच्छे से समझा रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। 1838 1839 में all the plants and animals are composed of cell. Cell is the basic unit of life. The basic unit of life. बेटा आपको दिख रहा है या यहीं पे हम थोड़ा सा एक यहीं ऊपर लिख दे रहे बेटा, समझ जाओगे ना? समझाएंगे तो बहुत अच्छे समझोगे, ठीक है बेटा। रुडोल्फ वर्चो, बेटा ध्यान से देखिएगा और बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। बेटा हमने पर कल बात करी थी जहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सेल में हमने आपको बताया था कि सेल की जो डिस्कवरी हुई बेटा, जो सेल की डिस्कवरी हुई वो किसने देखी थी? पहली जो लिविंग सेल डिस्क्राइब करी थी वो किसने करी थी? ईयर 1665 में, ईयर 1665 में, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली डेड कॉर्क सेल को देखा था, ठीक है बेटा। डेड कॉर्क सेल को देखा था, इसके बाद उन्होंने हनीकॉम मधुमक्खी के छत्ते से उसको इलेबोरेट किया था, उसको इंटरकनेक्ट किया था, और उसके बाद बेटा देखा था कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते में बेटा क्या होता है कि ढेर सारे कंपार्टमेंट दिखते हैं, वैसे उन्हें डेड कॉर्क सेल में दिखे थे। इसके बाद उन्होंने बोला था कि ये सेल है, और सेल एक लैटिन वर्ड है, ठीक है बेटा। इतना आप देख लिया था। उसके बाद आपको थोड़ा बताते हैं कि वो क्या थी बेटा? वो डेड सेल देखी थी। क्या देखी थी? डेड सेल देखी थी। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या देखी थी? वो डेड सेल देखी थी। लेकिन ईयर 1674 में एक और वैज्ञानिक आए, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। आपको बताया था मैंने कि इनके पास खुद का सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था और ये अक्सर एक्सपेरिमेंट करते थे। कम पढ़े लिखे थे, आपको बताया था इनको अनटाइटल्ड साइंटिस्ट बोला जाता है क्योंकि कम पढ़े लिखे थे, बट काम बहुत बड़ा किया, ठीक है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी
पोन्ड वाटर में, ठीक है, पोन्ड वाटर में यानी कि तालाब के पानी में। ध्यान से देखिएगा आप, ये हमारे पास बेटा तालाब का पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये तालाब का पानी भरा हुआ और इसी तालाब के पानी में, ध्यान से देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 मिनट, 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड बेटा। हमने बताया बेटा एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने क्या किया था बेटा, पहली जो है लिविंग सेल देखी थी पोन्ड वाटर में, ठीक है बेटा। हमने बेटा अभी तक आपको बताया ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने किस में देखी थी बेटा, डेड कॉर्क सेल में। किस में देखी थी बेटा, डेड कॉर्क में। डेड कॉर्क में इन्होंने क्या देखी थी, पहले डेड सेल देखी थी। भाई जब डेड मरा हुआ चीज़ है तो उसमें क्या दिखेगी, मरी चीज़ दिखेगी ना, ये मरी हुई चीज़ थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इनको बेटा क्या दिखी थी, मरी हुई सेल दिखी थी। पहले इन्होंने सेल तो देख ली थी लेकिन सेल वो कैसी थी बेटा, मरी हुई थी। बट 1674 में 1674 ईस्वी में एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब आए और जिनके पास सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था। वो क्या करते थे, हर जगह एक्सपेरिमेंट करते थे और उन्होंने बेटा पहली, ठीक है, पहली जो है लिविंग सेल, इन्होंने पहली लिविंग सेल देखी थी। देखिए बेटा, पोन्ड वाटर है, ठीक है, तालाब है और समझ इमेजिन कीजिए, ये एक तालाब है और तालाब के अंदर देखिए बेटा एक सेल दिख रही है, ठीक है, लेकिन मुझको नहीं दिख रही है, सबको नहीं दिखेगी, सिर्फ मुझे दिखेगी, सॉरी सबको नहीं दिखेगी, सिर्फ मुझे दिखेगी, क्योंकि मेरे पास एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप है। मैंने ये क्या किया बेटा, मैंने देखी यहाँ पे क्या किया, इसको निकाला, ठीक है, और यही एक्सपेरिमेंट हुआ। तो ये मैंने क्या देखी बेटा, उन्होंने तो सिर्फ सेल देखी थी जो डेड थी, मैंने पहली लिविंग सेल देखी, मतलब एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने पहली लिविंग सेल देखी जो कहाँ देखी थी, पोन्ड वाटर में, ठीक है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने पहली लिविंग सेल देखी थी, वो कहाँ देखी थी बेटा, पोन्ड वाटर में। सेल तो पहले देखने वाले थे कौन है बेटा, रॉबर्ट हुक, लेकिन जो पहली लिविंग सेल देखी थी वो किसने देखी थी, एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने। आपने अक्सर सुना होगा बेटा, जब कोई बड़ा मुजरिम होता है, जो कोई बड़ा अपराधी होता है, तो सरकार ऐसे कहती मुझे वो व्यक्ति चाहिए चाहे जिंदा या मरा हुआ, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब किसी को हम किसी मरे आदमी को जब हम पाते हैं, ठीक है, कोई जो क्राइम करके भागता है और उसको हम मरी हुई अवस्था में पाते हैं, तो उसकी इतने उससे हमें क्या मिलता है, वो मर गया तो उससे ज़्यादा कुछ हमें मिल पाता है, नहीं मिलता। लेकिन जब हम किसी जिंदा क्राइम करने वाले को पकड़ते हैं, जो मुजरिम है उसको अगर हम जिंदा पकड़ते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है बेटा कि जिंदा और जिंदों को बताएगा, ठीक है, कि और आखिर मेरे साथ कितने थे जो यहाँ क्राइम करते थे, और कितने हैं जो इस कार्य में संलिप्त थे मेरे साथ, ठीक है। तो बेटा ये जो सेल देखी थी इन्होंने, डेड सेल देखी, तो डेड सेल से बेटा देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ से कोई डिस्कवरी नहीं हुई, कहाँ से आई, कैसे आई, इनके पास, इनको थोड़ी पता था। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या हुआ कि यहाँ पे एक लिविंग सेल आई, ठीक है, एक लिविंग सेल आई। एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने 1674 में जब पहली लिविंग सेल देखी, तो इससे क्या हुआ बेटा कि जिंदा आदमी कई और जिंदों को बताएगा कि नहीं और भी कितने हैं जो जिंदा हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो बेटा जो सबसे बड़ी क्रांति है वो यही है कि 1674 में जो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्क्राइब हुई, जो पोन्ड वाटर तालाब के पानी में हुई, ये कैसे बेटा, ये सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब के पास। ये जो नॉर्मल भाई डेड सेल देख लिया था, इनके पास भी माइक्रोस्कोप था, ऐसा नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस डिस्कवरी को और आगे बढ़ाया और उन्होंने पहली जो है लिविंग सेल देखा, ठीक है। इसी डिस्कवरी में बेटा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक रॉबर्ट ब्राउन है, ठीक है। आप रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज मत होइएगा, ब्राउन मतलब बीच का समझ लीजिए, ब्राउन मतलब बीच का, याद करने का बेटा तरीका है। रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा 1831 में, किसमें बेटा, 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। न्यूक्लियस की, सेल का एक पार्ट होता है बेटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल में। कोई भी ऐसी आपको सेल नहीं मिलेगी जिसमें न्यूक्लियस आपको ना मिले, ठीक है, हर सेल में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, चाहे वो प्लांट की सेल हो चाहे एनिमल की। आगे इस पर बहुत डीप स्टडी करेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। न्यूक्लियस की स्टडी करी। उसके बाद बेटा 1839 में इसी डिस्कवरी को आपको ध्यान से देखिए, 1665 में ये हुआ, 1664 में हुआ, इसके बाद 1831 में ये हुआ। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया बेटा कि न्यूक्लियस, इन्होंने इसके न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है किस सेल के अंदर। यहाँ तो सेल डेड देखी गई है, इसके बाद लिविंग सेल आ गई। अब लिविंग सेल के अंदर क्या है, ठीक है, लिविंग सेल के अंदर और डीप स्टडी हुई, तो इन्होंने क्या बताया कि सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। इसके बाद बेटा एक पुरकिंजे साइंटिस्ट है, 1839 में उन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने सेल की प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म को जानने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आप ध्यान सुनिए। प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये बेटा, जिससे आप कभी आपने रसगुल्ला खाया होगा, मिठाई खाई होगी, रसगुल्ला या छेना, तो आपको ध्यान से देखिए कि छेने को रखने के लिए, छेने को जिसमें प्रिजर्व किया जाता है, मतलब जिसमें रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, जिस भी कांच में जिस चीज़ में आप रखते हैं, ठीक है, बॉल में, वहाँ पे बेटा रसगुल्ले के साथ में बेटा चाशनी भी होती है। क्या होती है बेटा, चाशनी होती है। चाशनी किस लिए होती है बेटा, चाशनी पहली चीज़ तो इसलिए होती है कि रसगुल्ला टूटने ना पाए,
ठीक है, रसगुल्ला टूटने ना पाए। और दूसरी चीज़ किस लिए होती है बेटा, ताकि रसगुल्ला सूखने ना पाए, ठीक है, जो रसगुल्ला है उसका जो स्वीटनेस है वो सूखने ना पाए, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा हमारे सेल के अंदर दो जगह है, ठीक है, एक बेटा होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, और एक होता है बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी यहाँ पे हुई है, पूरे सेल को बेटा हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो पूरे सेल के अंदर देखिए, ध्यान से समझिए, जैसे ये मान लीजिए हमारी सेल है और इस पूरे सेल के अंदर बेटा जो लिक्विड भरा है इसको बेटा बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म। ध्यान से भाई, इतना हमें बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और बेटा ये जो सेल के अंदर न्यूक्लियस भरा है और इस न्यूक्लियस के अंदर जो भरा हुआ है कंटेंट, इसको बेटा हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो भी ये दोनों मिलते हैं, इसी को बेटा हम मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। आप समझ गए, पुरकिंजे से कनेक्ट करिए, पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें आएंगी, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल, पूरी सेल के अंदर जो भरा है होल सेल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये आपके काम का था। इसके बाद बेटा यही डिस्कवरी जो 1839 के बाद आगे चल के सेल थ्योरी में कन्वर्ट हो गई। किसमें बेटा, सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी को देने वाले बेटा दो साइंटिस्ट हैं। 1838 में स्लाइडन नाम के वैज्ञानिक ने क्या बताया था, स्लाइडन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था बेटा, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इसका मतलब वही चीज़ है कि सभी प्रकार के प्लांट्स और सभी प्रकार के एनिमल्स किससे बने होते हैं बेटा, ये सेल से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं बेटा, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, किससे मिलके बने होते हैं, सेल से। ये किसने बोला, स्लाइडन की जो सेल थ्योरी आई थी 1838 में, इन्होंने बोला। इसके बाद बेटा यही सेल थ्योरी आगे 1839 में स्वान ने बोला। स्वान ने क्या बोला, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप ऐसे देखिए, इमेजिनेशन, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमने कल भी बताया था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट है बेटा, वो क्या है, सेल है। आप जैसे इसमें देखिए, इसमें जो बेसिक यूनिट है, एक एक यूनिट जो है बेटा, मतलब इस माला को बनाने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो क्या है बेटा, मोती। वैसे इस पूरी बॉडी को बनाने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है बेटा, वो क्या है, सेल, ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने बताया बेटा 1839 में स्वान साहब ने, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर जीवन बनना है तो जीवन बनाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है बेटा, वो सेल है। अगर सेल नहीं होगी तो जीवन नहीं बन पाएगा, ठीक बेटा। इसके बाद देखिए, अब आपने 1665 में रॉबर्ट हुक ने आपने किया, 1674 में पहले लिविंग सेल देखी, इसके बाद 1831 में न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, 1839 में पुरकिंजे साहब ने बताया प्रोटोप्लाज्म के बारे में, और सेल थ्योरी आई कितने में बेटा, 1838 में। 1838 में स्लाइडन नाम ने बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड फ्रॉम सेल। इसके बाद यही 1839 में सेल थ्योरी के ही अंदर स्वान नाम के साइंटिस्ट है, जिन्होंने बताया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। स्लाइडन और स्वान दो लोगों ने मिलकर क्या बेटा, सेल थ्योरी दी थी, ठीक है, 1830 और 1839 में। इसके बाद बेटा इसी डेफिनेशन को, ठीक, इसी सेल थ्योरी को आगे जो है एक्सपेंड करते हुए, इसी डेफिनेशन को आगे एक्सपेंड करते हुए एक वैज्ञानिक और हुए, रुडोल्फ वर्चो, ठीक है, रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में 1855 में इन्होंने बोला, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बहुत बड़ी बात बोली बेटा। 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने क्या बोला, इसी सेल थ्योरी को आगे एक्सपेंड करते हुए रुडोल्फ वर्चो ने बोला 1855 में कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने बोला ऑल सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आप ध्यान से देखिए, कभी भी आपकी मुलाकात दो लोगों से हुई होगी। सबसे पहले ये एग्जांपल मैं आपको नहीं देता हूँ, कोई भी पहले बड़ी चीज़। हाँ, एक समझिए, यहाँ पे बेटा एक प्लांट्स है मेरे पास, ठीक, और एनिमल्स में जिंदा आदमी हूँ, ठीक है बेटा। ये जो प्लांट है, आप ध्यान से देखिए, ये प्लांट को कभी आपने देखा है कि प्लांट कहीं से आपने खरीद के लाया, मतलब कहीं पे ऐसा किसी दुकान में या कहीं पे ऐसे बनाया जाता हो? ये आर्टिफिशियल नहीं बेटा, ये लिविंग प्लांट है। और लिविंग प्लांट है तो इसका मतलब क्या बेटा कि इसमें क्या बोला गया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहाँ पे क्या बोला गया बेटा, इसके पहले सेल थ्योरी में, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर बेटा आप मानते हैं ये प्लांट है, तो प्लांट का मतलब क्या है बेटा, लिविंग है। लिविंग का मतलब बेटा क्या है कि इसमें लाइफ है, लाइफ है, तो इसका मतलब क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें का मतलब बेटा क्या है कि इसमें सेल है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें सेल है। अगर इसी चीज़ को हमें कहीं और बढ़ाना हो, तो अब देखिए ध्यान से, इसमें पहली चीज़ क्या बोला गया कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। 1838 में स्लाइडन साहब ने बोला ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये चीज़ आप एग्री कर रहे हैं। इसके बाद 1839 में इसी को बोला गया सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब इसमें सेल है, और अगर ये लिविंग है तो इसका मतलब क्या, इसमें लाइफ, और अगर लाइफ है तो इसका मतलब क्या बेटा कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इसमें क्या है, सबसे बेसिक चीज़ है इसको बनाने में, ठीक, आप समझ गए। अब ध्यान से समझिए, आगे इस सेल थ्योरी को जब एक्सपेंड किया गया रुडोल्फ वर्चो द्वारा, तो उन्होंने
क्या बोला, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आप ध्यान से देखिए। अब अगर इसको हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है, अगर इसको आगे बढ़ाना है, इन्होंने क्या बोला कि जो सेल आती है वो कहीं बाहर से नहीं आती है, जो पुरानी सेल यहाँ एग्जिस्ट कर रही होती है उसी सेल से नई सेल आ जाती है। आप ध्यान से देखिए, ये जो बेटा प्लांट है, अगर इसको हमें लगाना हो तो इसके दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। या तो हम जो इसमें बीज बनता है, फल जो बनता है, फल के अंदर जो बीज होता है उसको कहीं पे ले जाके फेंक दें, उससे क्या हो जाएगा बेटा, एक ऐसा प्लांट बन जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है बेटा वो क्या होता है, इसको हम काट लें, ठीक है। जो कलम करने का तरीका होता है आपने सुना होगा कि कलम करके इसका निकाल के कहीं पर और जाके हम उसको इसकी टहनी को लगा दें, उससे क्या बन जाएगा बेटा, नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। ये आपने प्लांट के केस में देखा। एनिमल के केस में आप देखते हैं कि कैसे, क्या मुझे कोई अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना होता है तो मैं कहता हूँ क्या कि नहीं, एक काम करो, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कोई नया ऑर्गेनिज्म बन, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम ही करते हैं। जो एक प्रोसेस होता है बेटा, एक लाइफ का एक प्रोसेस है जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसी प्रोसेस के थ्रू बेटा क्या होता है कि हम अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हमारे अंदर की कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है और उसी से एक बेटा नई एनर्जी बनती है और उसी से एक नए बेबी का बर्न होता है, ठीक है, उसी से एक नई बेबी बनती है, ठीक है, नया बच्चा एक बनता है। तो यहाँ पे बेटा यही है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। इतना आपकी जानकारी के लिए जो साइंस कहती है वो। अब मसाले की बात समझते हैं। कभी आप सड़क पे निकले होंगे तो आपकी मुलाकात दो लोगों से हुई, या तो पापा की परी के से या चाचा के भतीजे से, ठीक है। पापा की परी कैसी होती है और चाचा के भतीजे आप जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इन दोनों को नहीं जानते हैं तो वास्तव में सिर्फ आप जनगणना के लिए पैदा हुई हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, पापा की परी और चाचा के भतीजे से कभी आपकी मुलाकात हुई हो, पापा की परी हमेशा स्कूटी से चलती है और चाचा का भतीजा हमेशा किससे चलता है, बुलेट से। किससे चलता है, बुलेट से। तो पापा की परी क्या होती है कि स्कूटी चला रही होती है, हालांकि स्कूटी उनके कंट्रोल में नहीं होती, वो कोई और चला रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो तो कुछ और चला रही होती है। तो जब स्कूटी चलती बेटा तो कभी देखिएगा आप कि कभी धक्का लग जाता है, अक्सर लग जाता होगा। अगर पापा की परी है तो आपको धक्का लगना ही लगना है, ठीक है। तो जब धक्का बेटा लग जाता है तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे बेटा क्या होता है, जब कट छिल जाते हैं आप, यहाँ पे बेटा क्या होता है, कट छिल जाते हैं। इतनी जगह पर मान लीजिए आप कट छिल गए हैं, ठीक है। सपोज दैट आपको पापा की परी ने धक्का मारा या चाचा के भतीजे ने मारा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर आप कभी धक्का खाइए, ठीक है। आपको धक्का लगता है या तो अगर आप महिला हैं, ठीक है, अगर आप महिला हैं तो जाहिर सी बात है चाचा के भतीजे ने आपको धक्का मारा है, और अगर आप पुरुष हैं तो पापा की परी ने आपको धक्का मारा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। तो बेटा अगर आपको धक्का लग जाता है और आप कहीं पे कट छिल जाते हो तो क्या बेटा, इस जो हमारे यहाँ पे कट जाते हैं, यहाँ पे कट छिल जाते हैं, यहाँ पे बेटा हम तुरंत सर्जरी करवाते हैं क्या? कभी आपने देखा है? कभी आप कट छिल जाओ, यहाँ तक मुंह पे लोग कट छिल जाते हैं, कोई सर्जरी नहीं करवाता। कभी किसी ने करवाई हो तो बताओ कि अगर सड़क पे छिल गए तो तुरंत सर्जरी करवाने चले जाते हो हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पे क्या होता है बेटा, कुछ टाइम में हम देखते हैं यही सेल्स क्या होती है, फिर से यहीं से कट के दूसरी सेल यहाँ पे आ जाती है। बेटा इस चीज़ का बहुत बड़ा एग्जांपल है सेल, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जो सेल यहाँ पे हमारी डेड हो जाती है कुछ टाइम में, इसी सेल्स को फिर से यहाँ पे देखिए कि यह जो कट छिल जाते हैं यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, छिल जाती है, यही चीज़ दोबारा यहाँ फिर से बन जाती है। हम कहीं पर यहाँ से पीओपी नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो हमने सर्जरी करवाते हैं ना पीओपी करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, रुडोल्फ वर्चू ने जो बोला था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है कि जब हम कहीं से कट छिल जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, तो बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्जरी या पीओपी नहीं करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक काम करो, इतना हमारा यहाँ पे मसाला झड़ गया, यहाँ पे पीओपी करवाते हैं, ऐसा नहीं होता ना बेटा, ये अपने आप आ जाती है, ठीक है। तो यही कहना चाहते थे रुडोल्फ वर्चू, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बेटा क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल भी टोटल पढ़ ली, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल भी आपने पढ़ ली, ठीक। डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ने के बाद बेटा एक चीज़ आपको यहीं पे बता दें, एक मिनट बेटा, हम थोड़ा इसको रब कर दें। डिस्कवरी ऑफ सेल आपने पढ़ी, तो बेटा यहाँ पे आपने डिस्कवरी ऑफ सेल में टोटल पढ़ लिया, ठीक है। आपने क्या क्या पढ़ा, 1665 में बेटा क्या हुआ, 1665 में बेटा रॉबर्ट हुक ने पहली जो है सेल देखी थी जो डेड थी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 1674 में बेटा क्या हुआ, 1674 में बेटा एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने पहली लिविंग सेल देखी जो पॉन्ड वाटर में, ठीक ठीक। उसके बाद बेटा क्या हुआ, 1831 में क्या हुआ बेटा, 1831 में पुरकिंजे साहब ने, किसने, पुरकिंजे साहब ने, ठीक है। 1831 में बेटा पुरकिंजे साहब ने इसके जो है प्रोटोप्लाज्म की खोज की, ठीक है। सॉरी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसके न्यूक्लियस की खोज की। 1839 में इस पुरकिंजे साहब ने क्या हुआ कि इसके प्रोटोप्लाज्म की खोज की। इसके बाद बेटा क्या हुआ कि 1838 1839 में बेटा क्या हुआ, सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी में क्या बोला गया, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये किसने बोला, स्लाइडन ने। और क्या बोला कि बेस सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये स्वान ने बोला। इसके बाद बेटा 1838 1839 के बाद 1855 में रुडोल्फ वर्चू ने इसी सेल थ्योरी को और एक्सपेंड किया और उन्होंने बोला ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सॉरी ये हमने हटा दिया बेटा, कोई नहीं है, इतना तो आप समझ गए, ठीक। अब बेटा दूसरा जो टॉपिक आता है बेटा, ठीक है, बेटा आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक देखा है, जितना भी एक्सपेरिमेंट था वो किस पे डिपेंड था। एक चीज़ थी बेटा डिपेंड थी, जो माइक्रोस्कोप, जिसको हम कहते हैं बेटा माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप में बेटा आपको पता है, जैसे हम एक सब बहुत बार सुनते आ रहे हैं, बेसिक 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 मतलब क्या होता है, बेस जिस पे वो चीज़ कंप्लीट हो, ठीक है। तो बेटा जो माइक्रोस्कोप है, इसको बनाने के लिए जो सबसे बेस चीज़ है, जो मेन चीज़ थी, वो थी बेटा क्या, वो था बेटा लेंस। क्या था बेटा, लेंस। आपको लेंस दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ में एक लेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो लेंस है बेटा, ध्यान से देखिए, लेंस है, ठीक है। ये जो मैग्नीफाइंग लेंस है, ठीक है, ये जो मैग्नीफाइंग लेंस है, सेल की लेंस, जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई है बेटा, वो जो आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस की डिस्कवरी के बाद, ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस की डिस्कवरी के बाद, ये जो लेंस हैं ऐसे अत्याधुनिक जो आवर्धक लेंस आने लगे, उसके बाद हमने माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ी क्रांति आई है, ठीक है। क्योंकि बेटा जब मेन चीज़ ये नहीं है, देखिए ये आपको मैंने नॉर्मल लेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा है एक नॉर्मल लेंस। अब इसी में देखिए मैं आपको एक मैग्नीफाइंग लेंस दिखा रहा हूँ, जो आवर्धक लेंस है। आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ये मैग्नीफाइंग लेंस है, ये आवर्धक लेंस है, ठीक है। इस लेंस की बात, जैसे नॉर्मल लेंस आया, उसके बाद ये लेंस आया, इसके बाद, इसी के बाद, लेंस की इसी डिस्कवरी के बाद, मैग्नीफाइंग लेंसेज की डिस्कवरी के बाद, ठीक है, मैग्नीफाइंग आवर्धक लेंस डिस्कवरी की खोज के बाद ही माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की डिस्कवरी संभव हो पाई है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मैग्नीफाइंग लेंसेज की डिस्कवरी के बाद ही माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की डिस्कवरी संभव हो पाई। मतलब क्या है कि मैं जैसे अभी बोला कि सेल के बाद ही हमारी डिस्कवरी हो पाई है, ठीक है। पहले सेल हुआ, उसके बाद हमारी डिस्कवरी होगी। तो ऐसे ही बेटा पहले माइक्रोस्कोप को बनाने से पहले बेटा लेंस की डिस्कवरी हुई है। किसकी बेटा, लेंस की डिस्कवरी के बाद मैग्नीफाइंग लेंस बनाया, आवर्धक और अत्याधुनिक लेंस बनाने, सॉरी अत्याधुनिक गलत हो गया, और भी मतलब ज़्यादा हाईटेक लेंस बनने लगे, ठीक है। जैसे इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है, जो आवर्धक लेंस है, और भी ज़्यादा क्वालिटी वाले लेंस बनाने लगे, और इसी के बाद माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की भी शुरुआत हो पाई है, ठीक है, डिस्कवरी हो पाई है। तो अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, उसमें हम बेटा उसमें हम आपको बेटा सिखा रहे हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो आगे की जो चीज़ हम वो आपको माइक्रोस्कोप सिखाएंगे। हाँ तो बेटा यहाँ पे देखो हमने माइक्रोस्कोप के बारे में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने बेटा माइक्रोस्कोप के बारे में लिखा। माइक्रोस्कोप हम थोड़ा आपको समझा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, माइक्रोस्कोपिक वर्ड की डिस्कवरी तब संभव हो पाई जब हमने क्या बेटा, मैग्नीफाइंग लेंस है, जब हमने आवर्धक लेंस बनाने स्टार्ट कर दिया। आवर्धक लेंस की डिस्कवरी के बाद भी माइक्रोस्कोपिक वर्ड में भी क्रांति आई है, ठीक है। तो बेटा देखो माइक्रोस्कोप क्या होता है, इट इज़ अ हाई रिजोल्यूशन इक्विपमेंट दैट इज़ यूजेस फॉर ऑब्जर्विंग फाइन डिटेल्स ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी बहुत ही छोटी चीज़ को देखने के लिए, किसी भी छोटी चीज़ को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आप समझ गए कि नहीं। जैसे हमने आपको बताया था कि प्याज को देखने के लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था। अगर माइक्रोस्कोप होता बेटा तो हम क्या करते हैं, प्याज के अंदर जो सेल है वो देख पाते, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप बेटा दो टाइप से होता है, ठीक है। पहले वाले को बेटा हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड, और दूसरे वाले को बेटा इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड मतलब आप बोल सकते हो कंपाउंड वाला कम मतलब कम पावर का जो माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। इसका जो फुल फॉर्म, इसकी जो डेफिनेशन बेटा वैसे है, इट इज़ अ हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस ग्लास लेंस। ये बेटा ग्लास लेंस से बना होता है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि ग्लास लेंस है, ठीक है, ये ग्लास लेंस है, इससे बेटा ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना है, ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना है। अब ग्लास लेंसेज फॉर मैग्निफिकेशन एंड विजिबल लाइट फॉर इल्यूमिनेशन, ठीक है। ये बेटा लाइट को देखने के लिए बना है, मतलब विजिबल लाइट को देखने के लिए, जो भी चीज़ें हैं बहुत दूर तक देखने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा कि ये लेंस से बना है माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट इज़ हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस ग्लास लेंसेज फॉर मैग्निफिकेशन एंड विजिबल लाइट फॉर इल्यूमिनेशन, ठीक है। इट वाज इन्वेंटेड, इसको बनाने वाले जो आदमी है बेटा वो है जेड जैनसन। क्या नाम है बेटा, जेड जैनसन। आप ध्यान से समझिए, इसकी जो कैपेसिटी है वो टोटल जो निकाल पाता है, जैसे कि किसी चीज़ को ये बहुत क्लोज देखना हो तो ये 10x 45x और 100x 100 गुना भी बड़ा दिखा सकता है, ठीक है, जितनी उसकी नॉर्मल चीज़ है, ठीक, औकात है। अब बेटा दूसरी जो चीज़ आती है बेटा वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेटा ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये कम एडवांस, ये ज़्यादा एडवांस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज़ अ हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इंस्टीड ऑफ ग्लास लेंस फॉर मैग्निफिकेशन एंड
एंड इलेक्ट्रॉन इंस्टीड फॉर विजिबल लाइट फॉर इल्यूमिनेशन। ठीक है, इसमें बेटा क्या हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसमें बेटा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी देख सकते हैं इससे। और इसमें सॉरी बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से मिलके बना है ग्लास लेंसेज पर। और मैग्निफिकेशन इलेक्ट्रॉन इंस्टीड, बेटा इसमें इससे हम क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं बेटा, ठीक है, सब कुछ देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या आप समझेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, आप जब इसमें बहुत डीप स्टडी करेंगे आप इस टॉपिक को। हम यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक इंट्रो दे रहे हैं। तो बेटा एक होता है माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होता है बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कम एडवांस होता है, ठीक है, नॉर्मल पावर वाला होता है। और ये बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा पावर वाला होता है। ठीक है, इसको बनाने वाले जो है वो नॉल एंड रस्का, ठीक है, नॉल एंड रस्का इन 1940, ठीक है, 1940 में इसकी डिस्कवरी संभव हो पाई नॉल एंड रस्का नाम के दो वैज्ञानिकों ने। ठीक है बेटा, तो आप समझ गए बेटा क्या, माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप तुम्हारे पास आ गया बेटा, अब माइक्रोस्कोप तुम्हारे पास आ गया। अब इसके बाद बेटा, माइक्रोस्कोप के बाद तो कुछ हमारे साइंस में भी क्रांति आनी थी, बायोलॉजी में बेटा क्रांति ये आई कि हमें ये पहचानना शुरू कर दिए कि आखिर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है। ठीक है, एक शब्द आता है बेटा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, उसको हम थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। बेटा यूनिसेलुलर का मतलब समझ रहे हैं आप, हमने बताया था कल कि जो सिंगल सेल है, ठीक है, जैसे कोई सिंगल सेल है, ठीक है, उसको हम बेटा बोलते हैं यूनिसेलुलर। जैसे ये है क्या है, ये सिंगल सेल है तो इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। इसमें हमने एग्जांपल बोला था बेटा अमीबा। ठीक है, और जब ढेर सारी सेल, ऐसे देखिए ढेर सारी सेल मिलती हैं, ढेर सारी सेल बनती है बेटा, इसको हम बोलते हैं मल्टी मतलब मेनी, यूनि मतलब सिंगल, मल्टी मतलब मेनी। ठीक, तो ध्यान से हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे, लिखने की जरूरत बेटा है कुछ क्या, आप समझ जाइए यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक बेटा, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। सबसे पहले आप समझ लीजिए यूनि मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल, जो ओनली सिंगल सेल से मिला हो। यूनि मतलब सिंगल, ठीक, जो ओनली सिंगल सेल से मिलकर बना हो। आप समझ गए इतना, ठीक है। अब इसमें क्या बेटा, मल्टी मतलब बेटा जो मेनी सेल से मिलकर, बहुत सारी सेल से मिला हो। यूनि मतलब सिंगल, मल्टी मतलब मेनी, यूनि मतलब सिंगल और मल्टी मेनी सेल्स। ठीक है, इसमें बेटा एग्जांपल हम आपको दिखाएं बेटा कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और पैरामीशियम। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहे बेटा। अमीबा होता है, हम अभी तक एक ही एग्जांपल आपको दिखाते हैं, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और साथ ही बेटा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बेटा, बैक्टीरिया। और यहाँ पे बेटा क्या लिखते हैं, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। हाँ, अब बेटा एक चीज़ को समझिए, हमने आपको यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर लिखा। यूनि मतलब सिंगल होता है, ठीक है, जो सिंगल सेल से मिलके बने। मल्टी मतलब जो मेनी, बहुत सारी सेल से मिलके बने। आप समझिए जो यूनिसेलुलर होगा वो सिंगल सेल से मिलके बना होगा, वो क्या करेगा, जो सिंगल सेल से मिलके बना होगा वो क्या होगा कि एक नॉर्मल, हालांकि वो सारी रिएक्शन उसके अंदर भी होगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कोई रिएक्शन उसके अंदर नहीं होगी, लेकिन उसमें कोई ऑर्गन नहीं होंगे, ठीक है, वो सिर्फ एक सेल के अंदर सब कुछ होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर क्या होगा बेटा, इसमें ऑर्गन होगा, इसमें ढेर सारे ऑर्गन्स मिल के बनेंगे। ठीक है, और इसमें अलग अलग टाइप्स के फंक्शन को क्या करेंगे बेटा, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेल में आप इतना समझ गए। ठीक, अब इसी में आप समझिए कि ईयर 1940 में जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी, उसकी डिस्कवरी के बाद बेटा सेल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और उसकी वेरियस टाइप की ऑर्गनली या बहुत कुछ समझ पाना संभव हो पाया। ठीक है, तो एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, ये आपको पता है कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से मिलके बनते हैं। तो सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ऑन काइंड, ऑल सेल्स दैट कम फ्रॉम प्री एग्जिस्ट। सब यहाँ बेटा यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई है, सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ऑन काइंड। ठीक है, सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ऑन काइंड। इसमें का मतलब क्या बेटा कि सेल अपने जैसी ही एक नई सेल बनाती है। ठीक है, अपने जैसी हूबहू मिलती जुलती सेल बना लेती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है बेटा कि सेल ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सिंगल, अपनी पुरानी सेल से ही एक नई सेल बनती है। हमने आपको दो चीज़ें बताई थी, वही चीज़ यहाँ पे आपके मेंशन है किताब में। ठीक है, अब बेटा
इसके जानने के बाद बेटा अब आपको थोड़ा सा सेल के अलग अलग साइज शेप और साइज़ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि ठीक है बाकी सेल होती कैसी कैसी टाइप की, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम 4-5 आपको सेल मेंशन कर रहे हैं, वैसे ही आपको बता रहे हैं, ठीक है, कैसी कैसी टाइप की सेल होती है। हाँ बेटा, तो जैसा हमने आपको बताया कि देखिए सेल जो बेटा होती है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे हमने कुछ सेल्स को मेंशन किया है। पहली सेल देखो बेटा, हमने वहाँ पे लिखा है ओवम। ओवम क्या होता है बेटा? ओवम आप समझिएगा, अब आपको बस इतना जान लीजिए कि ये सब सेल्स हैं, ठीक है, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं सब एक सेल हैं, ठीक है, ओवम। इसके बाद हमने दूसरी सेल लिखी बेटा ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड जो हमारा ब्लड होता है वो भी एक सेल है, ठीक है, एक टाइप का। इसके बाद हमने जो सबसे बड़ी चीज़ ये बनाई है ये होती है नर्व सेल। नर्व सेल कहाँ लगती है बेटा? हमारे दिमाग में, ठीक है, इसको बेटा कहते हैं नर्व सेल, जिसकी वजह से हमारे मैसेज हमारे दिमाग तक पहुँचता है, ठीक है, वो नर्व सेल है। इसके बाद बेटा बोन सेल लिखिए, आखिर जो हमारी हड्डियाँ बनी, जितने भी बोन्स बनाए गए, हाथ जितने भी हाथ पाँव बनाए गए, ये भी तो एक सेल है ना, ये भी एक सेल से। हमने बोला ना कि पूरी लिविंग जो ऑर्गन पूरी बॉडी बनाएगी, पूरा सिस्टम बनाए, किससे बनाए? एक सेल से बनाए। तो ये देखो बेटा ये क्या हो गई? बोन सेल हो गई। इसके बाद देखो ये स्मूथ मसल सेल, जो सीधी सीधी सेल्स बनाई गई, ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स। इसके बाद बेटा देखो स्पर्म। स्पर्म और ओवम एक दूसरे के जो बेटा पूरक हैं, आप समझिए। स्पर्म क्या है बेटा? स्पर्म एक टाइप का सेल है, आप इसको हम जब पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद बेटा फैट सेल। फैट आपने देखा होगा किसी का पेट वगैरह निकल जाता है, बहुत तेज फूल जाता है, ये बेटा फैट की वजह से होता है, ठीक है। तो इतने टाइप्स की बेटा सेल होती है, ठीक। अब सेल के बाद ध्यान से समझिए किसी चीज़ में कि सभी प्रकार के लिविंग्स में, ठीक है बेटा, सभी प्रकार के लिविंग्स में हमने आपको बताया था बेटा सिंगल सेल्स जो ऑर्गेनिज्म है बेटा वो अमीबा, उसके बाद आपको बताया यूनिसेलुलर और कुछ मल्टीसेलुलर बताया, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा उनमें कुछ न कुछ फंक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। बट फर्क इतना होता है बेटा कि जितने हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जितने फंक्शन होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए बेटा क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। इसीलिए बेटा उसमें क्या होता है, मल्टी सेल्स, ज़्यादा सेल्स की जरूरत पड़ती है। बट जो हमारे सिंगल सेल्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, जो भी चीज़ें हमने आपको बताई बैक्टीरिया, इसमें क्या बेटा, इसमें सिंगल सेल होती है। बट इसमें बेटा जैसे हमारे अंदर है कि रिस्पायरेशन, ठीक है, डाइजेशन, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमारे अंदर प्रोसेस हैं वो प्रोसेस उनमें भी होते हैं बेटा, वो प्रोसेस उनमें भी होते हैं। बट पता है आपको, वो जो प्रोसेस होते हैं उनमें, वो प्रोसेस हम में होते हैं, वही प्रोसेस उनमें होते हैं। बट वो प्रोसेस उनमें एक सेल के ही अंदर सब कुछ हो जाता है और हमारे पास के बेटा अलग अलग ऑर्गन्स है, इसीलिए हम बड़े देखते हैं और उन्हें देखने के लिए शायद हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, या किसी प्लांट्स को देखने के लिए, ठीक है बेटा। तो हम अगर हैं बेटा तो हमारे साथ जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस क्या बेटा, वो प्रोसेस होने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्गन है। जैसे कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हार्ट है, ठीक है बेटा, हार्ट है, स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें बेटा, ये किडनी है, ये क्या है बेटा, एक ऑर्गन है और हर ऑर्गन अपना अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है। लेबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, श्रम विभाजन यहाँ पे होता है, ठीक है, श्रम विभाजन उनमें भी होता है बेटा, लेकिन श्रम विभाजन जो उनमें होता है उसके लिए क्या है बेटा, एक ही सेल पे सारी जिम्मेदारी होती है। बट हमें क्या होता है बेटा, अलग अलग हर सेल पे अलग अलग जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आपको याद आ रहा होगा कि सभी प्रकार की लिविंग सेल्स में कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने की, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि सभी प्रकार के लिविंग सेल्स में कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेसिटी होती है, जो एक टाइप के कैरेक्टर है सभी लिविंग्स के लिए, ठीक है, सभी सेल्स के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो इतना, और सेम ऐसे ही सिमिलर सिंगल सेल्स में भी बने होते हैं, ठीक है बेटा। मतलब कि कुल मिला के जैसे हमने आपको बताया कि जो हमारे मल्टी सेल में है और सिंगल सेल से दोनों में बेटा यही प्रोसेस है। बट क्या है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बेटा ऑर्गन होते हैं अलग अलग, और सिंगल सेल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बेटा अलग अलग ऑर्गन नहीं होते, बट ये सारे फंक्शन बेटा उनमें भी होते हैं, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर हमें तो समझ में आ रहा है कि एक ऑर्गन होता है, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि ऑर्गन होता है अलग अलग, तो ये फंक्शन परफॉर्म हो जाते हैं। बट आखिर सिंगल सेल जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, इनमें ये फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं, ठीक है, इनमें ये फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं। तो ये चीज़ें जो बेटा है कि आखिर ये कैसे परफॉर्म होते हैं उनमें, ठीक है। तो इनफैक्ट वास्तव में ऐसी सभी टाइप्स की सेल में कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वास्तव में ऐसी सभी टाइप्स की सेल में बेटा कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं जिनको बेटा हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गनली बोलते हैं, ठीक है, जिनको बेटा हम क्या होता है, सेल ऑर्गनली बोलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, ये सेल है, ठीक है, इस सेल के बेटा कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी चीज़ें हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बेटा बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके आपको समझाएंगे, ठीक है। सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म, ठीक है। बट बेटा इन सब के अलावा ठीक है, इन सब के अलावा बेटा एक यहाँ पे, ये तो बेटा नॉर्मल है, सब में होता है, ठीक है, लेकिन जो
मतलब ये इसमें तो ये तो सेल में होता ही है, ये तो सेल है, ठीक है। लेकिन बेटा जो एक आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये तो नॉर्मल है, आप बोलिए यहाँ पे तो नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म होते नहीं दिख रहा, कुछ एक्टिविटी होते नहीं दिख रहे हो। तो वो एक्टिविटी कैसे होती है बेटा, आखिर सेल में आप समझिए कि आखिर एक्टिविटी होती कैसे। जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सेमी परमिएबल कुछ ही चीज़ें अंदर बाहर हो सकती हैं, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस तो आपको और डीप समझ में आएगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि सेल के अंदर बेटा एक और पार्ट होता है, ठीक है, सेल का ही एक और पार्ट होता है जिसको बेटा हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनली। और सेल ऑर्गेनली के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनली के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। आप इसके पहले इंट्रो का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पे यही बताया कि जैसे सिंगल सेल की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं, उसमें क्या बेटा कि उनमें भी ये सारे प्रोसेस होते हैं जो हम में होते हैं, ठीक है। बट हम में क्या बेटा एक पार्टिकुलर ऑर्गन एक उस प्रोसेस को फंक्शन करने के लिए होता है, ठीक है, बट उनमें नहीं होता है। तो आपके दिमाग में आया कि आखिर क्यों उनमें नहीं होता है, तो तब भी ये चीज़ें कैसे परफॉर्म हो जाती है। तो परफॉर्म इसलिए हो जाती है बेटा क्योंकि सेल भी हमारी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक सिस्टम है, ठीक है। सेल भी एक प्रकार की यूनिट है। यूनिट हमने आपको बताया था कि एक वो पार्ट जो अपने आप में कंप्लीट हो। तो सेल क्या है, अपने आप में कंप्लीट है, कहीं भी सर्वाइव कर सकती है, एक सिंगल सेल। तभी तो अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, पैरामेसियम सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो सेल के अंदर बेटा क्या होती है, सेल ऑर्गेनली होती है, ठीक है। क्या होती है बेटा, सेल ऑर्गेनली। एक सेल के अंदर न्यू मटेरियल का बनना, ठीक है। सेल के अंदर जो नए मटेरियल हैं, क्या क्या बनेगा सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर न्यू मटेरियल का बनना और वेस्ट मटेरियल को क्लियरिंग अप करना, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को बाहर करना और सेल के अंदर की चीज़ों को अंदर बाहर करना, ठीक है। सेल में क्या बनेगा, ठीक है, सेल में क्या बनना है ये कौन डिसाइड करता है बेटा, सेल ऑर्गेनली। ये किसका काम होता है बेटा, सेल ऑर्गेनली की वजह से संभव हो पाता है, ठीक है। और जितना भी वेस्ट मटेरियल, जितना कूड़ा करकट है, वो सेल से बाहर कैसे जा पाता है, वो बेटा सेल ऑर्गेनलीज की वजह से ही होता है, ठीक है। जो अलग अलग डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज सेल के अंदर पाई जाती है, उन्हीं की वजह से बेटा ये चीज़ें अंदर बाहर हो पाती हैं, ठीक है। एक सेल लाइव होती है या जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनते जाइएगा। एक सेल लाइव होती है या जो भी फंक्शन को परफॉर्म करती है, वो सिर्फ सेल ऑर्गेनली की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। एक सेल जो लाइव होती है, जो भी फंक्शन को परफॉर्म करती है, वो सब कुछ बेटा एक सेल ऑर्गेनली की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, संभव हो पाता है। तो आप समझ गए कि सेल में जितने भी पार्ट हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ है बेटा वो सेल ऑर्गेनली है। और सेल ऑर्गेनली को आप पढ़ेंगे बहुत डीप में, ठीक। तो आप इतना भी बेसिक आप समझ पा रहे हैं, ठीक। तो इसके अलावा बेटा ये ऑर्गेनलीज मिलके ही एक फंडामेंटल या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बनाती हैं। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि ये सारी ऑर्गेनली मिलके ही बेटा एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बनाती हैं, बेसिक या फंडामेंटल बनाती हैं, ठीक। जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल। ये सेल को ही तो बना रही है बेटा, ठीक है। ये बेटा ऑर्गेनली किसको बना रही है, सेल को ही तो बना रही है। सारी ऑर्गेनली मिलके किसको बना रही है, सेल को ही तो बना रही है। अगर ये ऑर्गेनली हटा लीजिए तो इसीलिए इनकम्प्लीट हो जाएगी ना बेटा। तो ये कंप्लीट क्या बना रही है बेटा, सेल को ही बना रही है, ठीक है, जैसे सेल बोलते हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सभी टाइप्स की सेल में, एक बड़ी चीज़ बेटा, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको भी हमने जितनी भी टाइप्स की सेल दिखाई थी, नर्व सेल, ब्लड सेल, मसल, जितनी भी सेल आपको दिखाई थी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सभी टाइप्स की सेल देखने में भले ही डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, देखने में भले ही डिफरेंट लग रही थी, बट सभी के अंदर का ये स्ट्रक्चर सेम है। सभी के अंदर सेल ऑर्गेनली पाई जाती है और ये सारे फंक्शन सेम परफॉर्म होते हैं सभी सेल्स के अंदर। ध्यान से हमारी इस स्टेटमेंट को दोबारा सुनिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा कि जितनी भी हमने आपको डिफरेंट ये बड़ी वो कोबलोवा टाइप की जितनी भी सेल्स हमने आपको दिखाई, सभी देखने में भले ही अलग हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, चाहे ब्लड हो चाहे स्पर्म सेल, जितनी भी सेल्स हैं सभी आपको देखने में अलग लग रही हैं, बट बेटा आपको जान के ताज्जुब होगा कि सभी के अंदर सेम फंक्शन परफॉर्म होता है, सेम सेल ऑर्गेनली पाई जाती है, ठीक है। सभी के अंदर सेम पाई जाती है, देखने में भले ही बाहर से कितना भी हो, ठीक है। देखने में आदमी कितना बुरा हो, अंदर दिल सबके होता है, ठीक है। वैसे ही है, देखने में कैसा भी लगे, कुछ भी लगे, ठीक है, दिल होता है, सबके अंदर होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो किस ऑर्गेनिज्म में बनी कि में पाई जाती है या क्या फंक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है। वही चीज़ हमने बोला, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो सेल किस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, मुझ में पाई जा रही है, किसी दूसरे एनिमल में, ठीक है। बट या कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है, ठीक है। जैसे मेरी आप किडनी की जो सेल्स है उसको निकालेंगे और आप दूसरे ऑर्गेनिज्म के, दूसरे किसी आंटी या फिर चाचा की भतीजे या पापा की परी के किसी और का भी जो है, ठीक है, आप किडनी की या फिर मेरी किडनी की निकाले जो उनकी हार्ट के निकालेंगे, तो उनमें और उनमें जो सेल पाई जाती है बेटा, वो सेल तो शायद डिफर नज़र आए, ठीक है, देखने में डिफर नज़र आए, डिफरेंट रहे, बट बेटा जब आप सेल के अंदर की चीज़ें को देखेंगे तो उसमें सब कुछ सेम दिखाई देगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए आज की सेल कैसे बनी और सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और आगे सेल को हमने कैसे पढ़ा। तो कुल मिला के आज की कहानी में बेटा यही था, माइक्रोस्कोप के बाद कि सेल को और हमने डीप कैसे देखा, तो सेल में हमें सेल ऑर्गेनली पाई जाती है, यही सब चीज़ें होता है। सेल
सेल चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, चाहे यूनी सेल हो चाहे मल्टी सेल हो, यूनी में भी फंक्शन सारे परफॉर्म होते हैं और मल्टी में भी सारे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। यूनी सेल मतलब जो सिंगल सेल से मिलकर, मल्टी मतलब जो ढेर सारी सेल से मिलके बने, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आज की कहानी क्या रही होगी। आई होप कि ये लंबा ज़्यादा लेक्चर नहीं गया होगा, लेकिन अगर चला भी गया होगा तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत खुद ही हम चिल्लाते चिल्लाते था, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा था, 1.5 घंटे ज़्यादा का कंटेंट था। मैंने इतना डीप इसमें रिसर्च किया था। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर सेल कैसे बनी, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।